और फिर हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे डेटा फ्लो डायग्राम पे, ठीक है। और जिसको जिस तरह का भी चैलेंज है वो सर से, या तो अगर मेरा नंबर है तो मुझे मैसेज कर दीजिए या फिर याहू के उसके ऊपर भेज दीजिए, ठीक है। क्योंकि जो ऑफिशियल डीएसयू का ईमेल एड्रेस है वो घर से हमारे एक्सेस नहीं होता है, मतलब रिसीव तो हो जाती है लेकिन हम जवाब नहीं दे पाते हैं। तो कुछ बच्चों ने मेल भेजी है लेकिन मैं उसको जवाब नहीं दे पाया हूँ। चलिए, लास्ट लेक्चर में हम बात करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, मैं सॉरी बातों में अल्लाह का नाम लेना शुरू, ठीक है। तो दुआ यही कि हम सीख पाएँ, सिखा पाएँ, मैं सिखा पाऊँ, आप सीख पाएँ और आपको करियर में थोड़ी सी मेरी टीचिंग से मदद मिल जाए, ठीक है। तो हमने अभी तक ये पढ़ा था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कि रिक्वायरमेंट कैसे ली जाती है, उसका हमने एसआरएस थोड़ा सा देखा था, वो लेक्चर पढ़ा हुआ है, उसको आप जरा दोबारा से देख लीजिएगा। लेकिन स्कोप को लॉक करने के लिए, बिजनेस को समझने के लिए हम डेटा फ्लो डायग्राम पढ़ते हैं। तो मैं डेटा फ्लो डायग्राम की जो सिंबल हैं वो तो थोड़ा सा सिखाऊंगा, लेकिन उससे ज्यादा मैं बिजनेस पे ज्यादा जोर दूंगा कि भाई बिजनेस को समझा कैसे जाता है, स्कोप लॉक कैसे होता है इन टूल की मदद से, ठीक है। तो इस पे आपका फोकस होना चाहिए। तो ऐसे बच्चे जो यकीनन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के करियर में जाना चाहते हैं या बिजनेस एनालिस्ट के करियर में जाना चाहते हैं, वो इसको जरा गौर से देख लें, समझ लें, ठीक है। सर आपके सामने नहीं है और आप सर के सामने नहीं है, तो कोई सवाल हो तो बगैर किसी तकल्लुफ के पूछ लीजिए। ये किताब है जिसका चैप्टर 5 है, जहाँ से ये टेक्स्ट और तस्वीरें ली गई हैं, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। इसका 10th और 11th एडिशन भी आ गया है। जो भी आप चाहें तो पीडीएफ वर्जन डाउनलोड कर लीजिए, चैप्टर 5 पढ़ लीजिए, ठीक है। तो किताबों को पढ़ने की आदत डालिए। लेक्चर से पास होना तो शायद आसान है, लेकिन बहरहाल नॉलेज गेन करने के लिए किताबों को पढ़ने की आदत डालिए। मैं भी पूरा पूरा पढ़ता हूँ आपको पढ़ाने के लिए, तो इंक्रीज माई नॉलेज, ठीक है ना। तो आप सोच लीजिए कि मैंने जब ग्रेजुएशन की थी तो जब आप शायद पैदा भी नहीं हुए थे, ठीक है ना। तो आई डिड इट फ्रॉम एनईडी अबाउट 30 years ago। चलिए खैर आगे चलते हैं। अब ये डीएफडी क्यों पढ़ते हैं या डीएफडी की कहाँ जरूरत पेश आती है, पहले इसकी रिक्वायरमेंट समझ लें, फिर इसके टूल समझ लेंगे, थोड़ी सी एग्जांपल समझ लेंगे। तो डीएफडी कहाँ यूज करते हैं और क्यों जरूरत पेश आती है। तो जब हम रिक्वायरमेंट ले रहे होते हैं तो रिक्वायरमेंट लेना, डॉक्यूमेंट करना और उसको समझना, एनालिसिस इज नथिंग बट, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, डीएचएस उफा में पढ़ रहा हूँ, तो मैंने बिजनेस को नहीं पढ़ा, चाहे वो इंश्योरेंस का बिजनेस हो, चाहे वो प्रोडक्शन का हो, चाहे बैंकिंग का हो, लेकिन सॉफ्टवेयर तो किसी बिजनेस का ही बनेगा, ठीक है। मैं जाऊंगा, प्रोसेस को समझूंगा और फिर उसका स्क्रीन बनाऊंगा, उसकी रिपोर्टें बनाऊंगा, उसकी डेटाबेस बनाऊंगा। तो बिजनेस मुझसे चाहता क्या, फॉर एग्जांपल एचआर का सिस्टम या ह्यूमन रिसोर्स का सिस्टम है, तो उसमें होता क्या है, उसमें हायरिंग होती है, उसमें फिर आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, फिर आपकी छुट्टियां देखी जाती हैं बेस्ड ऑन आपका प्रमोशन, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये प्रोसेस है क्या, तो आई नीड टू एनालाइज। उस एनालिसिस के लिए हम जनाब ये टूल यूज करते हैं। तो देर आर सर्टेन टर्मिनोलॉजीज जिसको याद रखिए, फैक्ट फाइंडिंग एंड मॉडलिंग। तो फैक्ट फाइंडिंग का मतलब है हम बिजनेस के प्रोसेसेस को, बिजनेस की नीड को समझेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा बैकग्राउंड बिजनेस का नहीं है, तो ऐसे ही जैसे अगर आप मुझे अपना घर का एड्रेस बता रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा उस एरिया से फेमिलियर नहीं हूँ, तो मैं कहूँगा रुको रुको, कागज़ पे बताओ हम कहाँ खड़े हुए हैं, फिर मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा, इस वाली रोड पे, उस रोड का नाम लिख लिया, फिर वहाँ से सिग्नल आएगा तो फिर कहाँ मुड़ूंगा, फिर तो आई एम ड्राइंग, ठीक है, तो आई एम मॉडलिंग इट, ठीक है। तो मैं मॉडल बना लेता हूँ जिससे आपका जो घर का एड्रेस है वो समझने में आसानी हो जाती है। तो जब रिक्वायरमेंट में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है तो हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं किसी डायग्राम की सूरत में। तो जब हम प्रोसेस समझने की शुरू करते हैं तो हम एक कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं। तो वो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम हमने एसआरएस में देखी थी, वो मैं भी दोबारा से दिखा देता हूँ, शेयर कर लेंगे। तो वो उस वक्त तो दिखा दी थी, लेकिन कैसे बनती है वो हम आज देखेंगे कि कैसे बनती है और उसमें क्या डिटेल होती है, ठीक है। तो बिजनेस के प्रोसेस को समझना, जो भी हमने देखा था कैफेटेरिया का लास्ट एग्जाम्पल में, तो कैफेटेरिया का सिस्टम होता क्या है, ठीक है। तो लोगों को समझ में आता होंगे, जाते होंगे, खाना खाते होंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा चीज, फिर जब आप मॉडलिंग नंबर 2 बात कर रहा हूँ मैं, मॉडलिंग इज द करंट एंड रिक्वायर्ड सिस्टम। तो जब भी आप ऑटोमेशन करते हैं या सिस्टम बनाते हैं या सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो अगर
आप इनएफिशिएंट प्रोसेस को ऑटोमेट कर देंगे तो आपकी ऑटोमेशन इनएफिशिएंट हो जाएगी, लेकिन पहले प्रोसेस को सही करेंगे, एफिशिएंट बनाएंगे और फिर उसको ऑटोमेट करेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोमेशन में एफिशिएंसी आ जाएगी। तो क्या प्रोसेस है पहले उसको स्टडी करते हैं देखने के लिए। तो हम डीएफडी पढ़ रहे हैं, यूज केस पढ़ेंगे, और अगर आपने मुझसे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ी तो हम आई डोंट नो, मैंने डिस्कस किया बीपीएमएन आप लोगों से, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट नोटेशन। नहीं किया है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसको जरा नेट पे सर्च कर लेंगे और थोड़ा सा देख लेंगे। अभी एक कोर्स का पार्ट नहीं है ये, सॉफ्ट रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का पार्ट है, लेकिन बहरहाल इसको देख लेंगे। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट नोटेशन और इसका वर्जन 2, इसको नेट पे सर्च करेंगे और थोड़ा सा पढ़ लेंगे और यूट्यूब पे जाके इसका आधे घंटे की एक वो देख लेंगे। तो ऐसे लोग जो बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हैं, तो अब जो मॉडलिंग होती है वो बीपीएमएन, ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन है आपका जो फ्लो चार्ट बनाते हैं आप उसका और स्विम लेन का। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ 12। बीपीएमएन वर्जन 2, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट नोटेशन वर्जन 2। ठीक है, तो मॉडलिंग करते हैं। आई डोंट नो एनीबडी हैज यूज्ड विजियो, किसी ने यूज किया है विजियो आप में से? किसी ने यूज किया है भाई विजियो का नाम सुना मैं? नो सर। माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, जैसे आप वर्ड यूज करते हैं, एक्सेल यूज करते हैं, ऐसे विजियो माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, VISIO विजियो। जाके देख लीजिएगा, उसको भी लिख लीजिए और उसमें आप बीपीएमएन बना सकते हैं। तो थोड़ा सा देख लीजिए जो लोग इस करियर में जाना चाहते हैं। लेकिन जब आप SRS बनाएंगे और जब 7th सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको यूज करना ही करना है। ठीक है, तो मैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में पढ़ाता हूँ थोड़ी सी चीजें। ठीक है, तो 12, तो मॉडलिंग करना, मॉडलिंग क्यों करते हैं, फैक्ट फाइंडिंग क्यों करते हैं, हम जाके सवालात करते हैं। तो फैक्ट फाइंडिंग की टेक्निक्स हैं। एक आसान टेक्निक है कि मीटिंग कर लूँ कस्टमर के साथ, जाके सवालात कर लूँ। दूसरी टेक्निक ये है कि हमें सर्वे कर लूँ। तीसरी टेक्निक ये है कि ग्रुप में लोगों से बात कर लूँ। ये सारी चीज़ें, क्वेश्चनर भेज दूँ, ये सारी टेक्निक्स हैं फैक्ट फाइंडिंग की। ठीक है, तो जब हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। और जब कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स होती है तो हम उसको मॉडलिंग कर लेते हैं। हम कर क्या रहे हैं, हम कस्टमर का या ऑर्गेनाइजेशन का, फॉर एग्जांपल कोई फार्मास्यूटिकल है, कोई बैंक है, या कोई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, उसके प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। प्रोसेस समझ में आएगा तो फिर उसके लिए हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे, बगैर समझे हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है DFD का काम। क्लियर है? आगे चलें। अभी क्या होती है, लॉजिकल मॉडल होता है कि क्या करता है, यानी सॉफ्टवेयर को ये करना चाहिए। ठीक है ना, ये स्क्रीन होगी, ये स्क्रीन होगी। ठीक है ना, हाउ नहीं बनाएंगे हम, व्हाट बनाएंगे। लॉजिकल मॉडल बताएगा व्हाट द सॉफ्टवेयर मस्ट डू रिगार्डलेस ऑफ द हाउ। हाउ का मतलब है डेटाबेस कैसे होगी, कनेक्टिविटी कैसे होगी, इंटीग्रेशन कैसे होगी, ये नहीं आप बताएंगे। ठीक है ना, तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का काम नहीं है। प्रोसेस मॉडल क्या बताता है, एक फॉर्मल तरीका होता है लिखने का। फॉर्मल इसलिए कि जो नोटेशन आप पढ़ेंगे वो यूज करेंगे, उसके अलावा कोई यूज नहीं करेंगे। अगर उसके अलावा कोई यूज कर रहे हैं तो दैट इज इनफॉर्मल मेथड। इनफॉर्मल, फॉर्मल का मतलब है यू फॉलो सर्टेन रूल्स। ठीक है, तो इन द सॉफ्टवेयर डिजाइन फेज फिर आप उसकी मॉडलिंग करेंगे, ERD बनाएंगे, ये सारी चीजें बनाएंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल है जिससे मैं पहले बता देता हूँ कि एक हम ये सिस्टम को समझेंगे, उसके लिए DFD बनाएंगे ताकि आगे समझना आसान हो जाए। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम डायग्राम बना देते हैं सारा कुछ, लेकिन इसका करेंगे क्या ये समझ में नहीं आता है। तो हम एग्जाम्पल से एक सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं, उसका लेवल 0 और फिर उसका एक्सटेंडेड मोड लेवल 1 समझने की कोशिश करेंगे। ये ग्रेडिंग सिस्टम बनाना है, यानी आप एक सेमेस्टर में हैं, मुझसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट और भी पढ़ रहे होंगे, और इस पे आपको क्लासेस ली जाएंगी, आपसे क्विज असाइनमेंट लिए जाएंगे और फाइनल एग्जाम होगा और आपका ग्रेड बनाया जाएगा। तो ग्रेडिंग सिस्टम का मैंने सॉफ्टवेयर आपसे बनवाना है। तो इसमें कौन लोग इन्वॉल्व होंगे, इसमें स्टूडेंट होंगे। ठीक है, और कौन होगा, इसमें टीचर होंगे, और कौन होगा, इसमें एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट होगा। अब मैं ग्रेडिंग सिस्टम को समझ रहा हूँ, इसमें फाइनेंस तो इन्वॉल्व नहीं होगा, तो नहीं जी फाइनेंस तो इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है,
अब आप कह सकते हैं कि जी हमारी अगर फीस पे ना हो तो हमारा रिजल्ट रोक लिया जाता है। रिजल्ट रोक लिया जाता है का मतलब है पब्लिश नहीं किया जाता है। बनाने में कोई मसला नहीं है, आप एग्जाम देते हैं, आपके रिजल्ट आ जाते हैं। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जामिनेशन सिस्टम। इसमें कहीं फाइनेंस नहीं है, कहीं इसमें आपके चेयरमैन नहीं है, ठीक है ना। तो तीन लोग हैं, तीन कंपोनेंट हैं, यानी स्टूडेंट है, टीचर है और एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन क्यों है? वो डेटाबेस में स्टोर करेगा। आप पास आउट हो जाए, दोबारा से रिजल्ट देखना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, या अभी आप पुराने, तो ये स्टोर करेगा ना। टीचर तो कभी है या नहीं है, छोड़ के चला गया, तो रिजल्ट तो आपके पास होना चाहिए, तो डेटाबेस में जाएगा। फिर कौन सा सब्जेक्ट किसने पढ़ाया था वो कहीं स्टोर होना चाहिए। टाइम टेबल, ठीक है ना, साइन होगा। तो ये मैं सिस्टम को समझने के लिए एक डायग्राम बनाऊंगा, और ग्रेडिंग सिस्टम के नीचे एक लाल रंग की जीरो लिखी हुई है, तो ये जीरो लेवल डायग्राम है, ठीक है। लिखा हुआ भी है राइट साइड पे टॉप पे, देखिए ये लिखा हुआ है ना, ये जीरो लेवल डेटा फ्लो डायग्राम। डीएफडी का मतलब है डेटा फ्लो डायग्राम, ठीक है। तो तीन चीजें आपको नजर आ रही हैं। क्या एक सर्किल नजर आ रहा है, और कुछ स्क्वायर नजर आ रहे हैं, कुछ एरोज नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो सर्किल क्या है? ये सिस्टम हमने बनाना है, ग्रेडिंग का सिस्टम, और ये उसकी एंटिटीज हैं। एंटिटीज का मतलब है कौन डेटा देगा, कौन डेटा लेगा। तो डेटा देगा स्टूडेंट देंगे, और डेटा फ्लो कैसे होगा? टीचर के थ्रू फ्लो होगा, और एग्जामिनेशन के थ्रू डेटा फ्लो होगा या इंफॉर्मेशन फ्लो होगी, ठीक है। अभी जो चीज फ्लो हो रही है उसका नाम है, जब ग्रेडिंग सिस्टम होगी तो टीचर क्या करेगा? आपको असाइनमेंट देगा, क्विज देगा, ठीक है ना, सिस्टम को देगा। एलएमएस पे लोड कर देते हैं ना, एलएमएस पे आप रिकॉर्ड क्विज देते हैं, इस काम को सबमिट करते हैं, काम सबमिट करते हैं, उस पर ग्रेडिंग हो जाएगी एलएमएस के सिस्टम पे। ये कौन करेगा? ये टीचर कर रहा होता है, और ये कहीं जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल, अकॉर्डिंग टू सेमेस्टर यू आर इन। और फिर जब ये सेमेस्टर खत्म होगा तो एक फाइनल ग्रेड आपको मिल जाएगा, जो कि आपकी मार्कशीट में या ट्रांसक्रिप्ट में चला जाएगा। अब ये अंदर के सिस्टम में क्या हो रहा है ये मैंने नहीं ब्रेक किया है, ठीक है। तो मैं सिस्टम समझ रहा था, एक्सटर्नल एंटिटी समझ रहा था, कौन कौन होगा। अब मैं इसको ब्रेक करूंगा, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए हमने इसको ब्रेक किया। अभी देख रहे हैं ग्रेड 0 को मैंने ब्रेक किया 1 2 3 4। एक्सटर्नल एंटिटीज वही है, ये एग्जामिनेशन है, ये स्टूडेंट है, और ये टीचर है। लेकिन इसको मैंने मजीद तोड़ दिया। जब तोड़ा तो कहीं डेटाबेस भी है, ग्रेड बुक भी है। ग्रेड बुक वो है जो आपको जैसे आपका कोर्स है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो आपका कोर्स, उसका कोड, और उसके स्टूडेंट्स मुझे असाइन हो जाएंगे, उसमें मैं डेटा डालता जाऊंगा, ठीक है। ठीक है ना, तो ग्रेड रिपोर्ट मुझे मिल गई, एलएमएस से डाउन की, मैं उसमें ग्रेड डालता जाऊंगा, ग्रेडिंग पैरामीटर्स में डालता जाऊंगा, और ये ग्रेड बुक जो है आपकी स्टोर होती जाएगी यहाँ पर दोबारा से। ग्रेड बुक कहाँ से आएगी? ये एग्जामिनेशन मुझे बताएगा कि ये सेमेस्टर में ये 14 बच्चे हैं जो आपके, जिनको आपने ग्रेड करना है, तो ये मैं ग्रेडिंग करूंगा उनकी, फाइनल ग्रेड जाके स्टोर हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें क्या है? ग्रेड बुक है, फाइनल ग्रेड है, स्टूडेंट का काम है, और रिपोर्ट प्रोड्यूस करनी है टीचर ने फाइनल, ठीक है। अभी देख रहे हैं आप ग्रेडिंग सिस्टम को मैंने, तो एक स्क्रीन ये बनेगी ग्रेड बुक्स, एक स्क्रीन ये बनेगी, एक स्क्रीन ये बनेगी, एक स्क्रीन ये, चारों बनेंगी तो मेरा ग्रेडिंग का फंक्शन होगा। स्क्रीन बनेगी तो जाहिर सी बात है डेटाबेस भी होगी, ठीक है। तो एक स्क्रीन बनेगी, उसकी रिपोर्ट भी हो सकती है, डेटाबेस भी होगी। अब स्क्रीन में क्या चीज़ होती है? रिकॉर्ड एंट्री होती है, ठीक है ना, पहली दफ़ा। फिर एडिट हो सकता है, डिलीट हो सकता है। अब ये समझ रहे हैं आप सिस्टम? तो मुझे अच्छा क्या क्या करना है मुझे यहाँ से समझ में आ रही है। तो सिस्टम को समझने के लिए हम डेटा फ्लो डायग्राम या इंफॉर्मेशन फ्लो डायग्राम देखते हैं। इसके अलावा इस ग्रेडिंग सिस्टम में और कुछ नहीं है। तो और मुझे कुछ नहीं बनाना है, मुझे बहुत ही क्लियर हो गया है, मुझे स्कोप भी पता चल गया है, और मुझे प्रोसेस भी पता चल गया है। तो अब समझ में आ रही है कि इंफॉर्मेशन फ्लो या डेटा फ्लो क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं कि सिस्टम को एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस क्यों करते हैं? ताकि हमारी समझ में आ जाए। तो जब सर वाटरफॉल पढ़ा रहे थे, सर ने कहा था रिक्वायरमेंट एक अलग मुश्किल काम है, इनटेंजिबल है, नॉन विजिबल है, इसको देखना, पढ़ना, कॉम्प्लेक्सिटी को देखना, ये डायग्राम्स बना के थोड़ा सा हमें अंदाजा होगा, ठीक है। तो जब आप FIP करते हैं तो आप कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है सर, बहुत बड़ा है, तो मैं कहता हूँ भाई बताओ
कोई डायग्राम दिखाओ, कोई डॉक्यूमेंट दिखाओ। अब डायग्राम में अगर ये जो 1 2 3 4 है, अगर ये 15 है तो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर 3 है तो लेस कॉम्प्लेक्स है। समझ रहे हैं ना आप? कोई डॉक्यूमेंट तो दिखाएंगे ना, आप मुझे बताएंगे सर ये कॉम्प्लेक्स क्यों है, इसलिए कि आप कह रहे हैं या कोई कोई डॉक्यूमेंट है, कोई एविडेंस है। ठीक है, तो ये विजिबिलिटी आ जाती है डायग्राम बनाने के बाद। ठीक है ना, मैंने कहा था ना क्योंकि सिंपल सिस्टम है और तो 4 स्क्रीन है, लेकिन बहुत ही लार्ज ह्यूज एप्लीकेशन है तो 50 स्क्रीन होंगे, तो 50 स्क्रीन मींस कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज। लेकिन अगर 5 स्क्रीन है तो छोटा सा सिस्टम है। बात समझ में आ रही है? तो नॉन विजिबिलिटी इंटेंजिबल होता है, लेकिन हमारे लिए नहीं है क्योंकि हम डॉक्यूमेंट देख के बताएंगे जनाब। ठीक है, बात क्लियर हो रही है सर की? सर की बात क्लियर हो रही है भाई, समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? कोई बताएगा सर को? यस सर, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि हम डीएफडी बनाते क्यों है। ठीक है, अब हम इसको बहुत डिटेल में देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है। ये मैंने नहीं बताया था, लेकिन 12 अब बता दूं। ठीक है, तो डीएफडी के सिंबल्स देख लेते हैं। डीएफडी के सिंबल्स, एक तरीका ये होता है कि जो बीच वाला है उसको आप सर्किल बना देते हैं, एक तरीका ये होता है सर्किल के बजाय, बाकी सब सेम है। ठीक है ना, तो 4 बेसिक सिंबल्स, ये वो सिस्टम है जो आप बनाते हैं, फिर उसको ब्रेक करेंगे। ठीक है ना, तो अगर आपको याद हो हमने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर पढ़ा था, WBS, डिकम्पोज करना। तो पहली दफा हम सिस्टम को देखते हैं, फिर उसको ब्रेक करते हैं। जैसे अभी ब्रेक किया था हमने, क्या था, ग्रेडिंग सिस्टम बनानी है, लेकिन ग्रेडिंग सिस्टम को हमने ब्लैक बॉक्स बनाया था, उसके बाद डिटेल दी थी। उसके बाद ये डेटा फ्लो है कि कहाँ से कहाँ इंफॉर्मेशन जा रही है, ये डेटा स्टोर है। तो जब हम जीरो लेवल डायग्राम बनाते हैं या डेटा फ्लो डायग्राम या कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं तो ये नहीं बनाते हैं, 3 बनाते हैं, 1 2 3। लेकिन जब नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो फिर डेटाबेस भी बताते हैं। ये एक्सटर्नल एंटिटीज है। एक्सटर्नल का मतलब है वो लोग जो सिस्टम में डेटा डाल रहे हैं या सिस्टम से डेटा रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं एटीएम की मशीन को बोलूँ एक सिस्टम है और आपसे सॉफ्टवेयर बनाने को दूं, तो एटीएम में कितनी एक्सटर्नल एंटिटीज होंगी आपके ख्याल में? सोच के जरा बताइएगा। एटीएम का सिस्टम बनाने को दिया है तो उसमें कौन से लोग डेटा इनपुट करेंगे, कौन से लोग डेटा रिसीव करेंगे, कोई सोच के बताएगा? चलिए उसको सोच लीजिए, मैं जब तक हम आगे पढ़ाई करते हैं। ये वाला जो है ना, ये सिंबल होता है, इसको हमने स्टडी करना होता है सिस्टम को। ठीक है ना, हमने पेरोल का सिस्टम बनाना है तो हमने ये इसको एक सर्किल बना दिया जिसमें डेटा या तो रिसीव होगा, ठीक है, या डेटा इस पे आउटपुट जाएगा। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है। ठीक है, एक डायग्राम इस तरह से भी बनती है, एक डायग्राम इस तरह से भी बनती है। तो ये सिस्टम बनाना है हमने, लेकिन इसके इनपुट क्या है? इसका एक इनपुट है जनाब सैलरी का रेट, यानी काम पे डिपेंड करता है। आपका जो काम है वो 1000 रुपये घंटा है, इनका जो काम है वो 2000 रुपये घंटा है, और जो बहुत एक्सट्रीम लोग हैं उनका 2500 रुपये घंटा है। तो सैलरी रेट क्या है इस आदमी का, और कितने घंटे काम किया। ठीक है ना, 5 घंटे 10 घंटे, उस हिसाब से कैलकुलेट होकर आपकी सैलरी बन जाएगी। ठीक है, बट ये एक नोट है कि आप इसके अंदर क्या होगा ये हम डिटेल नहीं करते हैं, इसको ब्लैक बॉक्स, तो आगे इसकी डिटेल भी है, पढ़िए जरा फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है, जो प्रोसेस था अभी आपने सर्किल देखा या स्क्वायर देखा, कैन बी रेफर्ड एज ए ब्लैक बॉक्स। इसका क्या मतलब है? यानी उसकी डिटेल उसके अंदर नहीं होती है। ठीक है, तो अंडरलाइंग डिटेल्स हिडन रखी जाती है ताकि हमारी समझ में आ जाए कि सिस्टम किस किस से बात करेगा। ठीक है ना, तो बाय शोइंग प्रोसेस एज ए ब्लैक बॉक्स, रिक्वायरमेंट इंजीनियर क्या करता है? क्रिएट अ डीएफडी दैट हाउ द सिस्टम फंक्शन एंड अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स। ठीक है, पहले हम सिंपल रखते हैं, उसका लेवल 0 बनाते हैं। ठीक है, फिर उसका लेवल 1 बनाते हैं, फिर लेवल 2 बनाते हैं। ये आज हम शायद देख पाएंगे अगर हमारे पास टाइम रहा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट डिटेल में जाते हैं। दूसरा सिंबल है
एक्सटर्नल एंट्री से सिस्टम की तरफ डेटा आना या जाना, तो ये एक एरो बनाया जाता है। एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो डेटा रिसीव हो रहा है सिस्टम को या से डेटा सिस्टम से जा रहा है, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन बतानी जरूरी है, ठीक है। तो जितने डेटा आ रहे होंगे जा रहे होंगे उतने एरो बनेंगे और उनका नाम लिखा जाएगा, ठीक है। प्रीवियस उसमें हमने डेटा की 2 एरो बनाए थे और उसमें लिखा था डेटा किसका, सैलरी रेट और आवर्स, ठीक है ना, सैलरी रेट और आवर्स, ठीक है। अब ये वही एग्जांपल है, ये हमें सिस्टम बनाना है, तो ये डेटा का नाम है, ये एरो है। तो डेटा फ्लो का ये एरो है कि ये सिस्टम के अंदर जा रहा है, सिस्टम के अंदर जा रहा है, और यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से टोटल सैलरी उसकी। ये डेटा फ्लो नाम है, आवर्स ये नाम है और ये एरो है। क्लियर है? यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है, समझ में आ रही है? क्लियर है भाई? Yes, sir. किसी और कोर्स में तो नहीं पढ़ी, डीएफडी पढ़ी हुई है? No, sir. नो सर, ठीक है सर। अच्छा, जब लेवल 1 बनाते हैं तो उसमें डेटाबेस भी दिखाते हैं, ठीक है ना, डेटा स्टोर करने के लिए। जब आप सिस्टम बनाएंगे, डेटा डालेंगे तो कहीं जाके स्टोर होगा, तो डेटाबेस की डिटेल नहीं दिखाते हैं, उसकी डिक्शनरी नहीं दिखाते हैं, बस ये बताते हैं एक डेटाबेस है जहाँ जाके डेटा स्टोर होगा, ठीक है। तो हम सिंपल रखना चाहते हैं, प्रोसेस को समझना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी को नहीं। या टेक्नोलॉजी की बात नहीं होगी, प्रोसेस को समझ पाएंगे, ठीक है। फॉर इंस्टेंस टीचर नीड टू स्टोर स्टूडेंट स्कोर या स्टूडेंट्स का मार्क्स ऑन टेस्ट, असाइनमेंट्स और फाइनल ग्रेड्स, तो क्या करेगा वो, डेटा देगा तो डेटा कहीं जाके स्टोर होगा, ठीक है। अब ये उसका तरीका कार है, ठीक है ना। डेटा स्टोर, ये नाम है उसके, डेली पेमेंट, अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, पेशेंट, ये देख रहे हैं आप, डेली पेमेंट, ये डेली पेमेंट है। पोस्ट पेमेंट से कस्टमर का पेमेंट आई, डेटाबेस में चली गई, और ये प्रिपेयर डिपॉजिट में जा सकती है, तो डेटाबेस। और ये क्रिएट इनवॉइस, अगर आप सेल्स के सिस्टम में है तो अकाउंट रिसीवेबल में डेटाबेस है, यहाँ से इनवॉइस आएगी, पेमेंट रिसीव होगी। पेशेंट का डेटा है तो एडमिन पेशेंट, डायग्नोज पेशेंट, ट्रीट पेशेंट, तो ये डेटाबेस है। तो इसका सिंबल क्या है, 2 लाइनें और उनको आप जोड़ देंगे, 2 लाइनें और जोड़ देंगे, तो ये सिंबल, एक सिंबल ये है, इसको प्रोसेस कहते हैं, ये डेटा फ्लो कहते हैं, और ये डेटाबेस है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? एक्सटर्नल एंटिटी नहीं दिखाई गई है इसमें, आगे चलते हैं। अब ये एक्सटर्नल एंटिटी है। एक्सटर्नल एंटिटी जो एक रेक्टेंगल होता है, और सिंबल ऑफ एंटिटी इज रेक्टेंगल, नेम ऑफ द एंटिटी अपीयर्स इनसाइड द टेबल। अब आपको ये थोड़ा सा याद रखना होगा, कस्टमर है या कोई भी है, स्टूडेंट है, टीचर है, ये दरमियान में होगा, जो भी हमने देखा था, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, एक्सटर्नलिटी या तो डेटा प्रोवाइड करेंगी सिस्टम को जो आप बनाने जा रहे हैं, या उससे रिसीव करेगी, जो भी आपने देखा था, ठीक है ना। या तो आप डेटा दे रहे थे या डेटा रिसीव कर रहे थे। तो एक्चुअली ये बाउंड्रीज बताता है। बाउंड्रीज का क्या मतलब है, एक्चुअली स्कोप को लॉक करने में मदद देता है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, हमारे सिस्टम में ये चीज नहीं होगी, जो चीज में नहीं है वो नहीं होगी, जो चीज में है वो होगी। फॉर एग्जांपल, हमने स्टूडेंट का ग्रेडिंग सिस्टम बनाया तो उसमें फाइनेंस का कोई एलिमेंट नहीं रखा था कि भाई फीस पे करेगा तो रिजल्ट शो करेंगे। हमें तो रिजल्ट बनाना है और स्टोर कर देना है, बस दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, ये आप बाद में किसी, ठीक है ना। मैंने आपका रिजल्ट बना के रख लिया है फाइनल, ठीक है, मुझे आपको दिखाना नहीं है, दिखाएगा कौन, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट या आपका CS डिपार्टमेंट। जो आप पैसे दे देंगे तो वो आपको दिखा देगा, नहीं बनाने का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो दैट शोज द बाउंड्रीज, ठीक है। इस सिस्टम एक्सटर्नल एंटिटीज का एक और नाम है, इसको कहते हैं टर्मिनेटर। क्यों टर्मिनेट, या तो डेटा ओरिजिनेट कर रहा होता है या डेटा उसके पास जा रहा होता है, तो उसको टर्मिनेटर भी कहते हैं। तो बहरहाल हम जो यहाँ टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे वो एक्सटर्नल एंटिटी यूज करेंगे। तो एक्सटर्नल एंटिटी स्क्वायर होता है, और जिस प्रोसेस को स्टडी करते हैं वो सर्किल होता है, और एरो जो है वो, ठीक है। ये हमने 4 सिंबल्स पढ़ लिए, ठीक है। अब क्या करता है ये सोर्स, डेटा या तो प्रोवाइड करेगा, सोर्स होगा, या फिर रिसीव करेगा, सिंक होगा, ठीक है। तो सोर्स भी कहते हैं, सिंक भी कहते हैं, ये टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। उस एंटिटी का नाम होगा, ठीक है,
जैसे अभी हमने कहा कि जनाब सैलरी कैलकुलेशन एक नाउन है, या डिपार्टमेंट हो सकती है या ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो सकता है, ठीक है। ये तो एक्सटर्नल एंटिटी या तो सोर्स होगी, सोर्स का मतलब है डेटा दे रही होगी, सिंक होगी डेटा रिसीव कर रही होगी, या दोनों भी हो सकती है, ठीक है। अब जब एग्जांपल देखेंगे तो दोनों भी हो सकती है। अब ये थ्योरी है। अब एक डायग्राम को देखते हैं। सिंबल हमने 4 सिंबल पढ़ लिए हैं। अब एक डायग्राम देखते हैं, 1 बाय 1 इसको इस्तेमाल करते हैं और हम इसको देखते हैं। अब एक डायग्राम है जिसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, ठीक है ना। ठीक है, मैं यहाँ जरा रोकता हूँ और एक पुरानी डायग्राम हमने देखी थी मैं वहां ले जाता हूँ, फिर इस डायग्राम पे वापस आ जाएंगे। अभी देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में ये एसआरएस देखी थी, ये एक एसआरएस देखी थी जो सर ने डिस्कस की थी। मैं पूरी डिटेल तो नहीं इसमें जाऊंगा, मैं इसमें कॉन्टेक्स्ट डायग्राम थी जो उस वक्त सर ने नहीं समझाई थी, लेकिन आज क्योंकि डीएफडी हम पढ़ रहे हैं तो हम जरा उसको समझेंगे और फिर नेक्स्ट जो हमें पीपीटी है उसमें चले जाएंगे। ये एक डायग्राम थी सर ने जो बनाई थी, ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है, देखिए कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है। और ये किसकी है? ये कैफेटेरिया ऑर्डरिंग सिस्टम की है, ठीक है। तब जरा समझते हैं कि हमें कैफेटेरिया ऑर्डरिंग सिस्टम बनाना है। देख रहे हैं, कैफेटेरिया ऑर्डरिंग सिस्टम बनाना है। तो ये ब्लैक बॉक्स है, इसमें कुछ नहीं दिखाया, उसकी डिटेल बाद में बनाएंगे। लेकिन ये सिस्टम किस किस से बात करेगा, मैं देखना चाहता हूँ इसकी बाउंड्रीज क्या है, ठीक है। तो मैं ज़रा समझना चाहता हूँ क्योंकि मुझे डिटेल चाहिए। तो कैफेटेरिया सिस्टम में जनाब क्या होगा, पेट्रन्स या ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉई हैं वो क्या करेंगे, मील ऑर्डर करेंगे, मील ऑर्डर करेंगे और मेन्यू देखेंगे। यहाँ से वो स्क्रीन पे मेन्यू देखेंगे और जो भी 2 बिरयानी है उसने ऑर्डर कर दिया है, तो देखिए ये ऑर्डर चला गया कैफेटेरिया स्टाफ को, ठीक है। तो पहली बात क्या है कि एक्सटर्नल एंटिटी कौन सी है, एम्प्लॉई है, कैफेटेरिया का स्टाफ है। और वो लोग हैं जो डिलीवरी करेंगे मेरी खाने को जो मैंने ऑर्डर किया है। और मेन्यू का मैनेजर है जो आज का मेन्यू डिसाइड करेगा, ठीक है। आप में से अगर कोई हॉस्टल में रहा होगा तो आपको मालूम होगा कि जो हॉस्टल में क्या होता है, रोजाना का मेन्यू होता है और वही आपको उसी में से ऑर्डर करते हैं। 2-3 चीजें बस, अगले दिन अगले होगा, दूसरे दिन दूसरे का होगा। तो ये मेन्यू हो गया, इसमें से आपने मेन्यू सेलेक्ट किया, ऑर्डर किया, इनके पास चला गया ऑर्डर, वो पका के रखेंगे और जिस वक्त आपने कहा होगा उस वक्त डिलीवरी हो जाएगी। 2 चीजें और भी हैं यहाँ पर। ये सॉफ्टवेयर आपका जो है, हमने कैफे उसमें पढ़ा था एसआरएस के अंदर कि सॉफ्टवेयर किसी और चीज से तो इंटीग्रेट नहीं होगा। तो कैफेटेरिया सिस्टम किसी हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर से तो इंटीग्रेट नहीं होगा। तो यहाँ ये भी पता चल गया कि ये सॉफ्टवेयर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पेरोल सिस्टम से इंटीग्रेट होगा और कैफेटेरिया की इन्वेंट्री से इंटीग्रेट होगा। मतलब आपने कोई ऐसी चीज़ मांगी है जो हमारे स्टोर में नहीं है तो हम मना कर देंगे कि जनाब, लेकिन ये कैसे पता चलेगा, हमारा सॉफ्टवेयर जो है इन्वेंट्री से इंटीग्रेटेड है, हमें मालूम है कि जी अभी बर्गर ख़त्म हो गए, अभी फलानी चीज़ ख़त्म हो गई है, तो ये ऑर्डर नहीं कर सकते आप। मील में था वो, लेकिन वो 100 बनाए थे, 100 बिक गए, ठीक है। तो कैफेटेरिया से होगा। फिर जब आप खाते हैं तो आप वॉलेट निकालते हैं या तो पैसे देते हैं या क्रेडिट कार्ड से वो करते हैं। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें नहीं होंगी, पैसे देने की आपको ज़रूरत नहीं है। रोज़ाना आपने 200 रुपये का खाना खाया, 30 दिन का है तो आपके 600 रुपये हो गए, 6,000 रुपये हो गए। तो 6,000 रुपये आपकी टैक्स उससे सैलरी से डिडक्ट हो जाएंगे। तो पेरोल से भी इंटीग्रेट होगा, मैं रजिस्टर हूँगा, मैं खाना खाऊंगा तो वो वेरीफाई करेगा, उसके बाद वो टोटल अमाउंट आपके पास रिसिप्ट होंगी कि आपने क्या क्या खाना मंगाया, उसकी कॉस्ट जो है वो ऐड हो जाएगी और आपकी सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है सिस्टम थोड़ा सा आगे जी। कैफेटेरिया में कौन कौन से सिस्टम से इंटीग्रेट होगा, तो जनाब ये एक पेरोल का सिस्टम है, उससे इंटीग्रेट होगा। सर ने लाल रंग इसलिए कर दिया ताकि समझ में आ जाए, ये सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम के नाम है कैफेटेरिया इन्वेंट्री सिस्टम, पेरोल सिस्टम, फिर ये मेन्यू मैनेजर जो आपके कैफेटेरिया का एम्प्लॉई है,
ये कैफेटेरिया का स्टाफ है या किचन वाला है जो पकाएगा बनाएगा। ये वो आदमी है जो कैफेटेरिया का है, जो आपको चीज़ें रिसीव करेगा, जिस वक्त आपने मांगी है उस वक्त आपके ऑफिस में पहुँचाएगा। ठीक है, मोटरसाइकिल होगी और डब्बे होंगे उनके पास ले जाके, जैसे होते हैं डिलीवरी वैन होती है वैसे होंगे। तो 4-5 लोग होंगे जमा करके ले जा रहे होंगे। ये वो लोग हैं जो ऑर्डर करेंगे, एम्प्लॉय हैं, पैटर्न लिखा हुआ है, तो जो टर्मिनोलॉजी उन्होंने कही है वो मैंने लिख दी है। ये वो एम्प्लॉय हैं जो ऑर्डर करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया कि आपको थोड़ा सिस्टम समझ में आया? तो अभी मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं तोड़ा है, लेकिन बहरहाल ये सिस्टम समझ में आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है भाई? Yes, sir. ठीक है, तब हम वापस जाते हैं अपनी। जी सर। ठीक है, बस ना समझ में आया तो उधर सर बता दीजिएगा कि सर ये चीज़ दोबारा से बता दीजिए, दोबारा से पूछ दीजिए। अब हम एक ग्रेडिंग सिस्टम का कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बनाने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये बना हुआ है। तो पहला काम क्या करेंगे? पहला काम ये करेंगे जनाब, हमने एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाया और हम देख रहे हैं एक सिंगल प्रोसेस बनाया। ये सिंगल प्रोसेस हो सक्रियल भी बना सकते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम बना दिया। फिर हम ये देखेंगे कि ये इसमें कहाँ कहाँ से डेटा आता है। ठीक है, तो हम ये इस सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। किसको? जैसे हमने कैफेटेरिया सिस्टम को समझने की कोशिश की थी, यहाँ इस सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला काम किया गया, सबसे पहले हमने ये सिस्टम बना दिया। ठीक है, फिर दूसरा काम क्या किया? दूसरा काम ये किया कि जनाब ये एक्सटर्नल एंटिटी बना दी। ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया। ठीक है, तो ग्रेडिंग सिस्टम में कौन होगा? ग्रेडिंग सिस्टम में स्टूडेंट होगा, टीचर होगा और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट होगा। ये तीन चीज़ें होंगी। तो फिर एक्सटर्नल एंटिटी बना दी, ये बनाया, फिर एक्सटर्नल एंटिटी बना दी। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा प्री वार्निंग है कि जनाब जीरो डीएफडी में डेटाबेस नहीं बनाई जाती, सिर्फ 3 सिंबल यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हम क्योंकि ये वाले सिस्टम को एक्सपेंड नहीं किया है, जो अभी हम एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो ये है। उसके बाद फिर हम डेटा फ्लो बनाएंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। ठीक है, तो एक्सटर्नल एंटिटीज जो इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, इस सिस्टम को दे रही हैं या सिस्टम से ले रही हैं, इसको कहते हैं सोर्स या सिंक। ठीक है ना, अगर ये दे रही है तो सोर्स कहेंगे, अगर इसके पास जा रही है तो उसको सिंक कहेंगे। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिए। सोर्स का मतलब है देना, सिंक का मतलब है रिसीव करना। ठीक है, तो मैं सिस्टम समझ रहा हूँ किसका? ग्रेडिंग सिस्टम का, जो अभी हमने देखा था। ठीक है, हमने पहले ये बनाया और क्योंकि इसमें डीएफडी लेवल 0 है तो हमने 0 लिखा, फिर इसको हम एक्सपेंड करेंगे। अब ये बन गया, ये बन गया। अब तीसरी चीज़ है फ्लो, डेटा कैसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, तो यहाँ 6 डेटा फ्लो है। ठीक है, तो पहले सिस्टम में इंफॉर्मेशन कैसे आ रही है? पहली चीज़ तो आ रही है क्लास का रोस्टर या क्लास का टाइम टेबल कह लें। यानी 5th सेमेस्टर में 2 बैच हैं, 5A एंड 5B। तो 5B जो है वो उसमें 14 लोग हैं और ये असद साहब से पढ़ रहे हैं। तो एक टाइम टेबल मिल गया और मुझे बच्चे मिल गए जो कि क्लास 5A के बच्चे हैं, जो कि मुझसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। इनके मैंने क्विज लेने हैं, असाइनमेंट लेने हैं, इनके एग्जाम्स लेने हैं और इनको नंबर अवार्ड करना है। ठीक है, तो ये जनाब पहली चीज़ क्या हो गई, मुझे टाइम टेबल मिल गया। टाइम टेबल के हिसाब से मैंने क्लासेस ली और इनको क्विज दिया। ठीक है, मैंने ग्रेडिंग पैरामीटर दिया इसको, यानी क्विज दिया, असाइनमेंट दिए, तो इन्होंने सबमिट से कर दिया। ठीक है, सबमिट किया। अच्छा, ये मैंने सीक्वेंस के हिसाब से नंबर नहीं डाले, मैंने ऐसे 1 2 3 डाल दिए। तो सिर्फ बताने के लिए कि 6 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट क्या करेंगे? आप क्विज सबमिट करते हैं, एग्जामिनेशन यानी असाइनमेंट देते हैं। जब आप देते हैं तो उस पर आपको ग्रेड रिपोर्ट की जाती है। ठीक है ना, और अल्टीमेटली आपका एक फाइनल ग्रेड बन जाता है। ठीक है, अब ये जो एक्सटर्नल एंटिटीज हैं क्या है, जरा इसको पढ़िए। ये एक्सटर्नल एंटिटीज हैं, डेटा देंगी या डेटा रिसीव करेंगी। देखिए क्या करती हैं ये।
ठीक है, तो हम नंबर 2 से शुरू करते हैं, स्टूडेंट्स। तो पहला काम क्या है, स्टूडेंट्स ने पढ़ना है, क्लास अटेंड करनी है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जब इनकी क्लास होगी और इनको कोई क्विज या असाइनमेंट दिया जाएगा तो ये वर्क सबमिट करेंगे, ठीक है। सबमिट वर्क डेटा फ्लो। तब उस वर्क सबमिट पे उनको ग्रेड दिया जाएगा, ठीक है। असाइनमेंट दिए जाएंगे, क्विज दिए जाएंगे, ठीक है। तो एलएमएस पे आप इलेक्ट्रॉनिकली दे देते हैं, लेकिन अगर फेस टू फेस क्लास होती है तो आप कागज पे लिख के देते हैं, ठीक है। अच्छा भाई दीवे, मैं भूल जाऊंगा, मैंने एक क्विज दिया था जो मैनुअली लिया था और वो कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, तो उसी सवाल को मैं दोबारा से पिछली डेट में दे दूंगा क्विज 1 के नाम से। तो क्विज 2 क्विज 3 तो है, तो उसको प्लीज उस क्विज को ट्रीट कर लीजिएगा, तो उसमें जवाब लिख दीजिएगा। वो सवाल था आपसे फिक्स, बिल्ट एंड फिक्स वाला, तो वो सवाल में डाल दूंगा, उसको आप एज ए क्विज ट्रीट करते हुए उसका जवाब लिख दीजिएगा, क्योंकि वो उसकी रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। तो उसको हम कर लेंगे क्विज सवाल को, ताकि वो एलएमएस पे आ जाए, ठीक है। अभी मुझे याद आ गया, तो क्या हुआ कि आपने डेट वर्क सबमिट किया, उस पर आपको ग्रेड मिल गए टीचर की तरफ से। नंबर 2 इंस्ट्रक्टर है। नंबर 3 इंस्ट्रक्टर क्या करेगा, आपको सवाल देगा, क्विज देगा, और उस पर आप सबमिट करेंगे वर्क, और उस पर वो आपको ग्रेड दे देगा, ठीक है ना। क्विज मिलते हैं, असाइनमेंट मिलते हैं, आप जब सबमिट करते हैं तो उस पर आपको ग्रेडिंग हो जाती है। अब ये कहीं जाके स्टोर होती हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड के अंदर या एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के अंदर, ये स्टोर होती हैं। हर चीज़ अलग अलग होती है, मिड टर्म अलग है, क्विज अलग है, असाइनमेंट अलग है, फाइनल एग्जाम। तो ये 4 पैरामीटर्स हैं। क्लास पार्टिसिपेशन भी है, कोई प्रोजेक्ट है तो वो भी है, जो भी है जिस तरह से भी है, ठीक है। तो उसके अंदर फिर ये आप जमा होते रहते हैं, और अल्टीमेटली जमा होने के बाद फाइनल रिजल्ट बन जाता है, जो आपको जब आप एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाता है और आपका सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है, तो फिर आपको जो ग्रेडिंग है वो मिल जाती है, ठीक है ना। वो रिलेटिव ग्रेडिंग आपको फाइनलाइज करके मिल जाती है। तो उस कोर्स को पढ़ा, पास किया, अच्छे नंबर लिए, बुरे नंबर लिए, वो रिकॉर्ड में चली जाती है, वो आपको